अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के जो सवालात हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी एमसीक्यूज़ हैं, उन तमाम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो टोटल 11 सवालात हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, मुख्तलिफ़ न्यूमेरिकल्स भी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हैं। तो आज ही की वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा जो बोर्ड में आपके पेपर में जो है वो आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो है वो अच्छी तरह से आप चीज़ों को समझ सकें और जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आज की वीडियो में मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, वो भी जो है वो उसका भी रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। तो फिज़िक्स के नोट्स जो हैं वो बन रहे हैं, तो जैसे ही बन जाएंगे तो मैं आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो है वो इन प्रोसेस में है, उम्मीद है कि जल्द ही मैं नोट्स बनवा लूँगा। तो सबसे पहला जो सवाल है वो करते हैं और उसके बाद जो है फिर हम अपने आगे चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज ही की वीडियो में मैं आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आने हैं। तो पहले सबसे पहला सवाल देख लेते हैं कि सबसे पहला हमारे पास सवाल क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि द फिगर 1.26 शोज पार्ट ऑफ अ वर्नियर स्केल। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल जो है वो वर्नियर कैलिपर को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, तो हमें जो है इसकी रीडिंग बतानी है। यानी आपको फिगर देखना है और फिगर देख के बताना है कि रीडिंग जो है वो क्या बन रही है। तो हमारे पास जो रीडिंग बन रही है उसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो रीडिंग है वो 6 और 7 के दरमियान बन रही है और ये जो स्केल है वो सेंटीमीटर का है। तो जहाँ पर आपके पास ज़ीरो आ रहा है, जहाँ पर आपके पास ज़ीरो आ रहा है वो जो है आपकी रीडिंग होगी। तो ज़ीरो जो है वो कितने के बाद आ रहा है हमारे पास? ज़ीरो जो है वो हमारे पास आ रहा है 6 और 7 के दरमियान। तो हमारे पास जो है वो एक 6 तो हो गया हमारे पास 6.00, ठीक है। अब 6.00 के बाद जो छोटी लाइन है, पहले मैं आपको यहाँ फिगर जो है वो एक तरफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और आपको पेज भी जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है हमारे पास हो गई लाइन। अच्छा, और अब इसके बाद हमारे पास ये हो गई लाइन। तो ये हो गया 7 और ये हो गया हमारे पास 6। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने जो है वो ध्यान से देखना है। तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और यहाँ पर आपके पास 0 है। अब इसी तरह से आगे भी जो है वो आपको लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो 1 और फिर मेरे पास हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट 8 है, 1 को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है हमने रीडिंग जो है वो यहाँ पर उतार दी। तो अब जो है हमारे पास क्या बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हो गया 6.10, ठीक है, और यहाँ हो गया 6.20, यहाँ हो गया 6.30 और यहाँ हो गया 6.40। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया 6.50, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6.50। अच्छा, यहाँ पर जो है वो 6.50 हो गया, सॉरी यहाँ नहीं होगा, 6.50 यहाँ पर हो गया 6.50। तो यहाँ पर जो है वो रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास रीडिंग क्या बनेगी? 6.55, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास 6.55। तो मैंने जो है आपको स्केल ड्रॉ करके भी दिखा दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये जो है हमारे पास कितना हो गया? 6.55। अब जो है वो दूसरा हम अपना MCQs करते हैं और देखते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट, दूसरा जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम आर इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइसेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील। तो यहाँ पर आपको 4 सवाल दिए हुए हैं, यानी 4 जो है वो पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपने जो है वो करेक्ट पॉइंट को सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? अब ये जो है वो पूरा एक न्यूमेरिकल है, तो मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो ये जो है एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करेंगे।
तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर डेटा कैसे बनाया जाता है न्यूमेरिकल में, क्योंकि इससे पहले तो आप न्यूमेरिकल करते नहीं थे। तो आज जो है मैं आपको डेटा बनाना भी न्यूमेरिकल का सिखा दूंगा कि आपने किस तरह से डेटा जो है वो न्यूमेरिकल का बनाना है, ठीक है, जब आप उसका सोल्यूशन कर रहे हो। तो सबसे पहले जो है हम क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वैल्यू जो कि हमें दी हुई होगी, गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन वैल्यूज़ में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें जो है वो दिया हुआ है एक बॉल का मास, यानी हमें जो है वो एक बॉल का मास दिया हुआ है जो कि है 27 ग्राम। और टोटल कितनी बॉल्स दी हुई हैं हमें जो बॉल्स दी हुई हैं वो दी हुई हैं बॉल्स हमें 10 दी हुई हैं, ठीक है, 10 बॉल्स दी हुई हैं। अब ये 10 बॉल्स लिखने का क्या फ़ायदा है, ये जो है वो आपको थोड़ा सा आगे जाके मैं समझा दूंगा। अच्छा, अब जो है वो वाटर का जो लेवल था, यानी जो वो वॉल्यूम था जब वाटर सिर्फ मौजूद था, यानी सिलेंडर हम पढ़ चुके हैं, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है जिसमें हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो जब हमारे पास सिर्फ वाटर मौजूद था मेजरिंग सिलेंडर में, तो वॉल्यूम बन रहा था 20 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब जब हमने उसके अंदर ये जो 20 बॉल्स थी ये डाल दी, तो फिर हमारे पास कितना वॉल्यूम बना, फिर हमारे पास जो वॉल्यूम बना, यानी यहाँ मैं 20 लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास बना स्टूडेंट 50। तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये जब सिर्फ वाटर था, और ये जब हुआ जब जो है हमने उसके अंदर 10 बॉल्स को ऐड कर दिया, यानी 10 बॉलों को शामिल कर दिया। तो अब जो है हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितनी बॉल्स का मौजूद है, एक बॉल का, लेकिन हमने तो 10 बॉल्स ऐड करी। हमारे पास जो मास मौजूद है वो सिर्फ एक बॉल का मौजूद है, लेकिन हमने तो 10 जो है वो बॉल्स को ऐड करना है सिलेंडर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 बॉल का जो है वो मास निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि फ़ाइंड क्या करना है, टू फाइंड। तो हमें जो है वो फाइंड करना है डेंसिटी, यानी रॉ पता करनी है हमें। और रॉ कितनी उसकी पता करनी है, हमने रॉ जो है हमने एक बॉल की पता करनी है। कितने की पता करनी है, एक बॉल की, ठीक है। हमें 10 बॉल की नहीं, एक बॉल की रॉ पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ। तो अब जो है वो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इस तरह से जो है वो डेटा बनता है। पहले आप गिवन वैल्यू लिखेंगे, फिर आपने जो फाइंड करना है वो लिखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम जो है वो 10 बॉल्स का, यानी 10 बॉलों का जो है हम वो निकाल लेंगे मास। तो 10 बॉलों का मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे MB10। बी को जो है वो छोटा करके बनाते हैं ताकि पता चले कि वो उसके नीचे लिखा है। अच्छा, आपको एक बॉल का पता है, अगर आप इसके साथ 10 बॉल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 10 बॉल का आ जाएगा, ठीक है। आपको एक बॉल का तो मास पता है ना कितनी बॉल्स हैं, क्या मास है उसका। अब अगर आप यही मास 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 बॉल का मास आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा 270, ठीक है, 270 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। जी जो है वो ग्राम को डिनोट करता है। तो ये जो है हमारे पास तो टोटल मास आ गया 10 बॉल्स का। तो अब हमने क्या करना है, अब जो है वो बकिया स्टेप यहाँ पर करते हैं। तो अब जो है हमें पढ़ चुके हैं इस बात को कि जब भी हमें वॉल्यूम पता करना होता है, यानी हमारे को जो है अब यहाँ पर वॉल्यूम पता करना होगा। स्टूडेंट, हमने जो है वो 10 बॉल का मास निकाल लिया, लेकिन अब हमने क्या करना पड़ेगा, अब हमने निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, हम पढ़ चुके हैं डेंसिटी निकालने के लिए कि हमें जो है वो चेंज निकालना पड़ता है वॉल्यूम में, यानी वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जो कि हमारे पास वाटर का था। अब वाटर का वॉल्यूम हमें यहाँ दिया हुआ है, और वो वॉल्यूम जो कि बॉल को ऐड करने के बाद आया वो ये था। लेकिन ये जो है वो वॉल्यूम नहीं है जो कि सिर्फ बॉल की वजह से हुआ, ये वो वॉल्यूम नहीं है जो सिर्फ बॉल की वजह से आया। इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम भी शामिल है जो कि वाटर का है, इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम भी शामिल है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, वाटर के वॉल्यूम को जो है वो अलग करना पड़ेगा। तो वाटर के वॉल्यूम को आप कैसे अलग करेंगे, ये वाटर का वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम जो है वो वाटर और बॉल दोनों का मिलकर है। तो आप जो है वो इनिशियल वॉल्यूम में से, यानी जो वाटर का वॉल्यूम था उसको फाइनल वॉल्यूम से जब माइनस कर देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बॉल का वॉल्यूम्स बच जाएगा। 50 के अंदर अभी आपके पास बॉल का वॉल्यूम भी शामिल है और वाटर का वॉल्यूम भी। तो आ जाए अब हम माइनस करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चेंज निकालना है वॉल्यूम का, तो मैं क्या करूँगा, VF माइनस VI, ठीक है। VF वो है जो कि बॉल और हमारे पास वाटर दोनों का वॉल्यूम है, और VI वो है जो कि हमारे पास सिर्फ वाटर का वॉल्यूम है। तो जब डेल्टा V निकलेगा ये सिर्फ वाटर का वॉल्यूम रह जाएगा, ये सिर्फ हमारे पास बॉल का वॉल्यूम रह जाएगा, ठीक है।
तो 50 माइनस 20, तो हमारे पास बॉल्स का वॉल्यूम कितना आ गया 30 और कितना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, यूनिट जो है वो ज़रूर लगाया करें, वरना ऐसे ही नंबर आपके माइनस हो जाएंगे बगैर कोई गलती के। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गया बॉल का वॉल्यूम, ये तो हमारे पास आ गया बॉल का वॉल्यूम्स, जो कि हमने जो है वो इजीली निकाल लिया। तो चलें अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब लगाते हैं डेंसिटी का फार्मूला। तो डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है रॉ, और ये हम 10 बॉल की निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया वो 10 बॉलों का आया है, एक बॉल का नहीं आया है। ठीक है, तो हमारे को पता है कि फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये जो है मैंने वैल्यू पुट कर दी, उम्मीद करता हूँ आसान करके समझा रहा हूँ। तो 10 बॉल का जो वॉल्यूम है वो 10 बॉल का जो मास है वो ये है, और वॉल्यूम जो है वो ये है। तो जब मैंने सॉल्व कराया तो मेरे पास यहाँ पर बकिए, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो आया डेंसिटी जो आई, यहाँ से आगे का स्टेप ऊपर कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो डेंसिटी आई वो 10 बॉल की आई। कितने बॉल की आई, 10 बॉल की। और वो कितनी आई मेरे पास, वो जो है स्टूडेंट मेरे पास आई 9। ठीक है, आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या करना था, हमें जो है वो सिर्फ एक बॉल का जो है वो डेंसिटी पता करनी थी। ठीक है, सिर्फ एक बॉल की। तो अब हम क्या करेंगे, जो आंसर आया है सी है उसे जो है वो 10 से डिवाइड कर देंगे। ये 10 बॉल की आई है ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ एक बॉल की बच जाएगी। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर जो है आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 बंदों में बांटेंगे तो कितने रुपए बचेंगे, आपके पास जो है वो 10 रुपये हैं और आप 10 बंदों में बांटेंगे तो कितने बचेंगे, 1 रुपया बचेगा, हर बच्चे को एक एक रुपया मिलेगा। तो ये इसी तरह से है। टोटल 9 था, तो हमने क्या किया, 9 से 10 को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया, हमारे पास आया आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको फार्मूला वो जो हमारे पास यूनिट था डेंसिटी का वो बताया था केजी पर मीटर का क्यूब, लेकिन वो ऐसा यूनिट था। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज़ आपको जो है तमाम ग्राम में दी हुई थी और सेंटीमीटर में, और जो आपको पॉइंट है वो भी इसी में दिया हुआ है। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर आया वो आया है हमारे पास इसका जो सही आंसर आया वो आया है ए, 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना आगे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो MCQs नंबर 3 है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम इज इमर्स इन वाटर एज शो इन द फिगर 1.27। सही है, 1.27 जो है आपको फिगर दिया हुआ है, तो उससे आपने वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, 1.27। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फिर आगे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज़ मेड। तो इसमें जो है हमें डेंसिटी बतानी है ऑब्जेक्ट की, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे पास वाटर में डला हुआ है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बतानी है। तो अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ मास से किस तरह पता लगाएंगे। तो हमारे को जो है वो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वो हम जो है वो किस तरह निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है वो गिवन वैल्यू लिखेंगे, गिवन वैल्यूज़। तो गिवन वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ है मेरे पास मास हैगा। ठीक है, मटेरियल का जो मास दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें मटेरियल को कोई ख़ास नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो है वो एक ही है, तो फिर बस जो है हम सिर्फ M से शो कर देंगे। ठीक है, तो ये मटेरियल का मेरे पास आ गया मास, सिंपल। अच्छा, अब वॉल्यूम जो है आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम जो है आप डायग्राम की मदद से निकालेंगे। तो आपको जो है वो इनिशियल वॉल्यूम, अगर आप गौर से देखें तस्वीर को, तो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। तो आपको इनिशियल वॉल्यूम कितना नज़र आ रहा है, 50, और 50 कहाँ से, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20, 30, 40, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम था जब ऑब्जेक्ट को हमने उसके अंदर नहीं डाला हुआ था। ठीक है, जब हमने सिलेंडर के अंदर ऑब्जेक्ट को नहीं डाला हुआ था। अच्छा, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सिलेंडर के अंदर डाल दिया तो आपको ऑब्जेक्ट भी नज़र आ रहा होगा, ये बीच में जो थोड़ा डार्क करके दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो कौन सा वॉल्यूम होगा, ये जो 50 में, ये जो 50 है ये वाटर का वॉल्यूम है, और ये जो 60 से ऊपर का वॉल्यूम है, ये 50 से ऊपर का वॉल्यूम है, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। तो वैसे तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसको किस तरह निकालते हैं हम जो है वो हमारे पास ये जो वॉल्यूम 2 होता है फाइनल वॉल्यूम, इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम भी होता है और ऑब्जेक्ट का। तो हम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम यानी सिर्फ वाटर का वॉल्यूम उसको माइनस करा देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ जो है वो वॉल्यूम किसका आ जाता है,
हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है सिर्फ ऑब्जेक्ट का। तो पता क्या करनी है हमें, डेंसिटी यानी रॉ। तो रॉ पता करनी है। तो अब सोल्यूशन की हेडिंग जो है वो डालते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की मैंने हेडिंग यहाँ डाल दी। अच्छा, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो रॉ का फार्मूला लिखना है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम सबसे पहले निकालेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम निकालेंगे तो V डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 जो है वो फाइनल है, अगर VF लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, V1 V2 भी मसला नहीं है, और V1 जो है वो इनिशियल है। तो V2 के अंदर हमारे पास मटेरियल का वॉल्यूम भी शामिल है और वाटर का भी, और V1 सिर्फ वाटर का वॉल्यूम है। तो जब हम जो है वो डेल्टा V निकालेंगे तो V2 को माइनस कर देंगे V1 से, तो V2 की वैल्यू लिखते हैं। V2 की वैल्यू है हमारे पास 90 जो है हमारे पास मटेरियल का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम दोनों मिलकर आ रहा है, और 50 जो है वो सिर्फ वाटर का वॉल्यूम है। अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, टोटल जो है हमारे पास 40 जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और ये वॉल्यूम किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का, क्योंकि हमें डेंसिटी सिर्फ मटेरियल की निकालनी है, पूरे सिलेंडर की नहीं निकालनी, यानी पूरे सिलेंडर में जो चीज़ें मौजूद है उसकी नहीं निकालनी। अच्छा, तो अब आ जाते हैं डेंसिटी की तरफ बढ़ते हैं। ये रॉ लगा दिया हमने, मास हमें पता है कितना, 100 ग्राम। ठीक है, या मास पुट कर दिया ऊपर, मास पता है, वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम है 40। चले ग्राम नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब मैंने इसे सॉल्व कराया तो मेरे पास स्टूडेंट आंसर आया 2.5। अच्छा, यूनिट क्या लिखूँगा, यूनिट लिखूँगा मैं ग्राम। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखें, यहाँ पर आप एक चीज़ को नोट कर रहे होंगे, ये गलती मैं नहीं कर रहा। असल में आपको जो है वो ग्राम किस में दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राम जो है वो आपको जी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राम जो है वो आपको जी में दिया हुआ है, और वो इस तरह से लिखा हुआ है। पहले मैंने तो सही करके लिख दिया था, लेकिन वो इस तरह से लिखा हुआ है, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि जी और यानी मास और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो ऐसा तो नहीं है कि मास और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि मास और वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है। तो इसको आप किस तरह शो करेंगे, इन्वर्स लगा के। इन्वर्स लगाने से अब ये बात पता चल रही है कि ग्राम यानी मास और वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है हमारा आंसर है। तो हमारा कौन सा वाला आंसर सही हुआ, हमारा जो है वो डी सही हुआ। ठीक है, तो ये जो थे इंपॉर्टेंट MCQ, ये जो थे वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, जो कि मैंने आपको करा दिए, अच्छी तरह समझा दिया कि वॉल्यूम किस तरह निकालते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं 4 पर और उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट 4 जो है वो आपको जो है डायग्राम की मदद से यानी फिगर की मदद से सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर 1.28। तो यहाँ पर आपको जो है वो एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है, तो उसकी जो है वो रीडिंग बतानी है। तो आ जाए उसकी रीडिंग को जो है वो चेक करते हैं। देखें, मैं आपको यहाँ पर जो डायग्राम ये माइक्रोमीटर को देखना सिखाता हूँ। देखिए, माइक्रोमीटर में आपको नज़र आ रहा होगा कि 5 के बाद वैल्यूज़ मौजूद हैं। किसके बाद वैल्यू मौजूद है, 5 के बाद वैल्यू मौजूद है। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है, अब देखें ये C और D तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि वैल्यू जो है वो 5 के बाद आएगी और 6 के अंदर आएगी। ठीक है, तो क्योंकि 5 के बाद अगला नंबर आता है 6 आता है, 7 8 तो आता नहीं है, तो C और D तो हमारे पास वैसे ही गलत हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि A सही है, तो देखें A जो है वो भी सही नहीं है। इसका जो सही है वो है हमारे पास B, और B क्या है हमारे पास 6.63 मिलीमीटर। वो किस तरह से कि देखिए यहाँ पर आपको जो है वो 5 नज़र आ रहा होगा, फिर 5 के बाद आप 6 की तरफ बढ़ेंगे, यानी ये जो है 5 है, फिर आएगा 6, और फिर 6 के बाद जो है वो वैल्यूज़ आएगी। तो 6 के बाद आपकी वैल्यू आएगी 6.63 मिलीमीटर। तो ये जो है वो एक आपका एक और MCQ हो गया। अच्छा भाई, अब जो है आपको क्या करना है, आपको जो है वो हमारे पास एक ख़ास किस्म का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसको भी जो है हम अपने सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट, आपके पास जो MCQ नंबर 5 है वो है, अ चिप रैपर इज़ 4.5 सेंटीमीटर अलोंग, सही है, एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड, इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। तो आपको 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो तुक्का तो नहीं मारेंगे हम, तो यहाँ भी जो है हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल है ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये कहा भी क्या जा रहा है। ठीक है, गिवन वैल्यू देखते हैं। तो गिवन वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है। ठीक है, गिवन वैल्यूज़ ये है।
तो देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ को आपको लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर क्यूब, और विड्थ जो दी हुई है वो दी हुई है वाइड, यानी यहाँ कितना लंबा है वो कितना जो है वो फैला हुआ है, तो उसकी जो फैलाई है वो हमारे पास इतनी है। ठीक है, तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास जो रिप्स यानी जिस पैकेट में आपको चिप्स मिलते हैं, यानी जो प्लास्टिक का पैकेट होता है जिसमें जैसे कि लेस हो गया, करलीस, तो इनकी शेप अगर आप देखें तो किस तरह की होती है, इनकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर की फॉर्म की होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर होते हैं। आप जो है वो अगर नेट पे भी सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमें क्या पता करना है, हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगुलर के एरिया को फाइंड करने का जो है वो एक फार्मूला होता है हमारे पास। फिर बताता हूँ कि हमारे पास जो ये चिप्स आते हैं जिस थैली में, जिस पैकेट में, वो रेक्टेंगुलर जो है वो शेप का होता है। और रेक्टेंगुलर का एरिया पता करने का फार्मूला क्या होता है कि लेंथ को मल्टीप्लाई करा दिया जाए, सही है, विड्थ से, लेंथ को मल्टीप्लाई करा दिया जाए विड्थ से यानी चौड़ाई से, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और आपके पास जो पैकेट होता है चिप्स का वो रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5.9, तो द आंसर इज़, हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आएगा 26.55 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन अगर करा हुआ ना हो तो पेपरों में ये मुश्किल कर सकता था। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास क्लियर आंसर आ गया, विथ लॉजिक जो है मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। अच्छा, अब अगला देखते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है कि अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड। तो देखें कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, यानी जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर जो है वो बेस क्वांटिटीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। यानी ऐसा सिस्टम बताना है जिसके अंदर बेस क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया और वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो देखिए पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो सिस्टम इस्तेमाल होता है और जो कि ज़्यादातर पढ़ाया जाता है वो होता है एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आपके पास 6 का जो सही है वो है बी। ठीक है, 6 का क्या सही है, जो 6 दिया हुआ है आपको उसका जो सही है वो है बी। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके अंदर जो है वो बेस क्वांटिटीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। और बेस क्वांटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती हैं, और आगे इसके मुतालिक भी सवाल मौजूद है इसी जो है एक्सरसाइज के अंदर। तो ये जो है हमारे पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर नोन एज। तो हम जो है ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे डिजिट्स होते हैं या कौन से ऐसे फिगर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। यानी हम जो है वो एक्यूरेसी को लाने के लिए कौन से जो है वो फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो वो जो है हमारे पास होते हैं साइंटिफिक फिगर्स। तो साइंटिफिक फिगर्स का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही आए और एक्यूरेट आए, यानी गलती कम से कम हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, कहा जा रहा है कि इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर को ही कहा जाता है, कॉन्साइड विद ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन ज़ीरो एरर इज़। तो इसमें बहुत छोटी सी बात की जा रही है कि वर्नियर कैलिपर को मैं जो है देखना, उसकी रीडिंग निकालना आगे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो वर्नियर कैलिपर का स्केल होता है ना, यानी जो वर्नियर कैलिपर पे जो ज़ीरो लिखा हुआ होता है, जब वो ऊपर वाले ज़ीरो के साथ मिल जाए, यानी जो मेन स्केल पे ज़ीरो होता है उसके साथ मिल जाए, तो हमारे पास जो एरर होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगा, तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो तीनों का ही इत्तेफाकन बी ही आंसर आ रहा था। ठीक है, अब 9 का, अब 8 का देखते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास 7 था, ये जो था हमारे पास 7 था। तो पहला जो हमारे पास इंटरनेशनल था वो 6 था, फिर हमारे पास साइंटिफिक जो था वो 7 था, उसके बाद हमारे पास जो ये 0 था ये 8 था। ठीक है, अब 9 का देखते हैं। अच्छा, 9 में कहा जा रहा है कि ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो भी एरर आता है उसको जो है वो सिस्टेमिक एरर कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो भी एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए, चाहे वो ज़ीरो एरर हो या बड़ा एरर हो, वो और इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा हो तो उसे सिस्टेमिक एरर कहा जाता है। कहा जा रहा है कि लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो हम जो है वो बेस क्वांटिटी पहले ही पढ़ चुके हैं कि 7 होती हैं,
ठीक है। बेस क्वांटिटी कितनी होती है? 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटी होती हैं, और टाइम भी, ठीक है। तो इन क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एक और नाम भी जो है वो बेस क्वांटिटी भी होता है, जो कि एसआई सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराई जाती है। तो इसका जो हमारे पास सही है वो है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़, वो है ए। तो एमसीक्यूज़ तो यहाँ पर सॉल्व हो गए। अच्छा, अब जो है वो आपको आगे जो है वो ब्रांचेस बतानी है फिज़िक्स की, कि कौन सी चीज़ किस ब्रांच में आती है फिज़िक्स की। तो चले आए, उसको जो है वो हम स्टडी करते हैं और उसको जो है वो उसके आंसर देते हैं। तो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट्स जो न्यूमेरिकल थे वो तो मैंने आपको करा दिए, और पहले जो लेक्चर अपलोड किए उसमें जो बुक के न्यूमेरिकल थे वो भी करवा दिए, ठीक है। अब जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी करते हैं। देखिए, कुकिंग बारबेक्यू, जब आप बारबेक्यू बनाते हैं तो उस पर फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच लग रही होती है? देखिए, आप जो है वो हीट एनर्जी को, यानी जो हीट होती है उसको मुंतकिल कर रहे होते हैं गोश्त के अंदर, चाहे वो चिकन हो, मीट हो। तो जब आप गोश्त के अंदर मुंतकिल करते हैं तो आप देखते हैं कि गोश्त का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ना होता है ना हीट मुंतकिल करने से, ये जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। तो पहला जो है हमारे पास क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिज़िक्स की एक ब्रांच है। जब हम जो है वो किसी चीज़ को टेम्परेचर दें और उसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर दें किसी सोर्स के थ्रू, और जिस चीज़ को टेम्परेचर दिया जा रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये जो है वो या एम के बाद वो भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में आता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो अब आजा दूसरा देखते हैं। अच्छा, टर्निंग द बल्ब ऑन। तो बल्ब का जो ऑन होना है वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है ना। तो फिर ये कौन सी ब्रांच हुई? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक में तो पढ़ते नहीं हैं, ना ही न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। तो आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी ये बुक को फिल कर सकते हैं। अच्छा, राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो जब कोई बच्चा बाईसाइकिल पे राइडिंग कर रहा हो तो उसके ऊपर फिजिक्स की कौन सी ब्रांच लग रही होती है? या कोई बच्चा बाईसाइकिल पे राइडिंग कर रहा हो, या गाड़ी में या बस में, किसी में भी, तो जब वो राइडिंग कर रहा होता है तो मोशन हो रही होती है ना, ठीक है। तो मोशन कौन सी फिजिक्स की ब्रांच में होती है? मैकेनिक्स में। यानी मोशन जो है वो स्टडी कौन सी ब्रांच में करते हैं फिजिक्स की? मैकेनिक में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स यानी फिज़िक्स की ब्रांच होती है। तो इसे जो है वो थोड़ा सही करके बनाता हूँ, BANI, सही है, मैकेनिक्स। अच्छा, अगला देखते हैं, लुकिंग फॉर जायंट गैलेक्सीज। तो फिज़िक्स की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम गैलेक्सी, यानी जो दुनिया से बाहर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं? कौन सी ऐसी ब्रांच है? एक ही ब्रांच है, एस्ट्रो फिज़िक्स। अच्छी तरीके से तमाम लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ, तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करवा चुका हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको मुश्किलात हो रही हैं तो लेक्चर को एक बार दोबारा देख लें ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड। तो साउंड के बारे में हम फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो साउंड भी एक फिज़िक्स की ब्रांच है, तो इसको जो है वो साउंड ही कहते हैं। साउंड फिज़िक्स नहीं, सिर्फ साउंड कहते हैं। तो साउंड क्या है? फिज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम साउंड के ऊपर स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्क्राइबिंग एन एटम। तो एटम के बारे में हम फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? बहुत आसान है, एक ही ब्रांच है, एटॉमिक फिज़िक्स में हम करते हैं, ठीक है, एटॉमिक फिज़िक्स। चले पूरा लिख देता हूँ फिज़िक्स, इधर भी पूरा लिख देता हूँ फिज़िक्स, ठीक है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके साथ फिज़िक्स नहीं आ रहा होता, जैसे कि थर्मोडायनेमिक फिज़िक्स तो नहीं कहेंगे ना, लेकिन फिर भी ब्रांच है। मैकेनिक्स फिज़िक्स नहीं लगाते लेकिन फिर भी फिज़िक्स की ब्रांच है, ठीक है। कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें आ रहा होता है। अच्छा, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से एनर्जी को ऑब्टेन करना, ये कौन सी ब्रांच में आता है? तो अर्थ से एनर्जी को ऑब्टेन करना। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट से जो है वो, किसी चीज़ से, किसी सोर्स से जो है वो ऑब्जेक्ट को हीट अप कर रहे होते हैं, अर्थ से नहीं कर रहे होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अर्थ के लावे में ले जाकर जो है वो बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। वो कोई एक सोर्स होता है हमारे पास, अलग होता है, अर्थ का होता है लेकिन अर्थ से अलग होता है, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सा ऐसा सोर्स होता है जिसमें जो है वो हम अर्थ से एनर्जी हासिल करते हैं और उसके ऊपर स्टडी भी करते हैं? तो ये जो है हम जियो फिज़िक्स में करते हैं। जियो फिज़िक्स में हम क्या करते हैं? इंटरनल एनर्जी जो ज़मीन के अंदर मौजूद है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें, उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये जो है मैंने तमाम चीज़ें आपको लिखवा दी। तो टोटल हमारे को कितने सवाल दिए हुए थे? टोटल हमें 7 दिए हुए थे, 7 के आंसर दे दिए।
अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो आसान है, ठीक है। एम्पेयर आपको दिया हुआ है, तो मैं जो है सिर्फ ब्लैंक्स पुर करूँगा। चले मैं यहाँ पर आपको जो है वो लिख के पूरा कॉलम ही ड्रॉ कर देता हूँ। कॉलम ड्रॉ करने में जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर कॉलम मैंने अच्छी तरीके से कोशिश करके ड्रॉ कर दिया। चलें, इधर जो है वो एक दो लाइनें ड्रॉ करनी थी, 3 नहीं करनी थी, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब जो है वो टोटल हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एम्पेयर। तो एम्पेयर जो है वो एसआई यूनिट होता है और इसका सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं हम, ए, ठीक है। और ये कौन सी क्वांटिटी है, हम पढ़ चुके हैं, हमारे को पूरा बेस क्वांटिटी का जो है वो ग्राफ दिया हुआ था, तो ये एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है, एक बेस क्वांटिटी। देखें, आप सिर्फ बेस क्वांटिटी को स्टडी कर लें, ठीक है, बेस क्वांटिटी के बारे में पढ़ लें। तो बेस क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी ना, वो तमाम ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। सिर्फ 7 बेस क्वांटिटी हैं, उसके अलावा जितनी भी जो क्वांटिटीज़ आती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो मीटर क्यूब हम बार बार पढ़ चुके हैं, किसका होता है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है, VOLUME, ठीक है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है, तो मीटर क्यूब। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, बेस तो नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मिलाते हैं और फिर एक क्वांटिटी बनाते हैं, तो ये होती है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। वो क्वांटिटी जो कि मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज से मिल के बने, वो कभी भी बेस क्वांटिटी नहीं होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी। अच्छा, टाइम बहुत सिंपल है, यूनिट क्या है इसका, सेकेंड, रोज़ इस्तेमाल करते हैं टाइम देखने के लिए। क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। चलें आज आगे आ जाएँ। टेम्परेचर, टी, चलें इसे टी को बढ़ा, TEM, टेम्परेचर, PERATURE, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है, टेम्परेचर जो है आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, यूनिट केल्विन होता है, यूनिट याद रखिएगा चीज़ों के, और ये एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है वो आपके पास यहाँ पर कोई क्वांटिटी ही मौजूद नहीं है, फार्मूला देख के पहचानेंगे। तो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि एक जो फार्मूला है वो हमेशा, यानी एक की जो सैम्बल है वो सिर्फ एक ही चीज़ को दिया जाएगा फिज़िक्स में और किसी चीज़ को नहीं दिया जाएगा। तो एन किसका सैम्बल होता है, एन जो है वो किसका सैम्बल होता है, चले मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एन किस चीज़ का सैम्बल होता है, तो एन जो है वो आपने बताना है। चले ड्राइफ्ट में यहाँ मैं वी नहीं लिख रहा था, ड्राइफ्ट में ऊपर भी मिस्टेक की है मैंने कि वी नहीं लिखा, DRIV, ठीक है, ड्राइफ्ट। तो अब ये न्यूटन जो है वो किसका सिंबल होता है, यानी एन जो है वो न्यूटन को कहा जाता है, न्यूटन का सिंबल होता है। तो न्यूटन जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, बहुत ही सिंपल है, फोर्स का यूनिट होता है, FORCE, फोर्स, ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है। अच्छा, चले अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी को जो है वो बार बार पढ़ चुके हैं। तो डेंसिटी किस चीज़ का जो है वो हमारे पास, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब इस तरह होगा ये, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब इस तरह होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि ये ड्राइव क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, दो ड्राइव क्वांटिटी से मिलके बन रही है, यानी एक ड्राइव क्वांटिटी है इसमें मीटर क्यूब और एक बेस क्वांटिटी है। तो वो क्वांटिटीज़ जो कि मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज से मिलके बन रही है ड्राइव क्वांटिटी होती है हमेशा, DERIVED, ड्राइव क्वांटिटी हो गई। अच्छा, अब ये जो है वो एक्सेलरेशन, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन आपके पास, चलो इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं ताकि पूरा आ सके, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अब बात करते हैं कि बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसका यूनिट देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। आप पहचान गए होंगे कि ये जो है वो हमारे पास जो पीछे क्वांटिटीज़ थी बेस क्वांटिटी, उसमें ये पहले तो मौजूद नहीं है और ऊपर से मुख्तलिफ बेस क्वांटिटी से मिलकर बन रही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़, यानी आपको जो है यहाँ पर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं आप लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है 230 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे ले जाते हैं ये आपको बताना है। तो कितने जो है वो सेंटीमीटर जो है वो, यानी 3
230 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि 100 सेंटीमीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास 1 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के। ये चीज़ याद रखें, कभी भी यूनिट को कन्वर्ट करना हो ईजीली कर लेंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको दी हुई है उसे 1 बना दें। अब ऊपर क्या दिया हुआ है आपको? सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 330 सेंटीमीटर। तो 100 को जो है वो 1 बना दें। अब कैसे बनाएंगे? इस 100 को इसके नीचे ले जाएं तो 1 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब दोनों तरफ जो है वो 230 मल्टीप्लाई करा दें, 230 मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दें 230। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 230 को, तो ये आ गया आपके पास 230 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हो गया 230 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर हो गया, चाहिए। अब जो है आपने क्या करना है, 230 को डिवाइड करा दें 100 से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 230 को डिवाइड करा दें 100 से, तो आपके पास कितना आ गया? 2.3 मीटर। तो 230 सेंटीमीटर जो है वो 2.3 यानी 2.3 मीटर के बराबर रहेगा। तो ये जो है ये चीज़ याद रखें बस ज़िंदगी में हमेशा, कि आपके पास जो है वो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर जो है जो चीज़ आपको दी हुई है उसे 1 बनाते हैं, सही है, और फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा के आप आंसर निकाल लें। देखिए मैंने आपके सामने कितनी आसानी से कर लिया। अब अगला देखते हैं। तो अगला जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250 ग्राम। चलें, ज़ीरो भी लगाते हैं, ज़ीरो रह गया। 250 ग्राम तो कितने केजी के बराबर है ये बताना है। तो आ जाएं देख लेते हैं कितने केजी के बराबर है। तो 250, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 ग्राम कितने के बराबर, 1 केजी कितने के बराबर होता है। तो 1 केजी जो है, चलें यहाँ पर 1000 ग्राम जो है वो बराबर होता है, जी लिख दें या जी एम, बात एक ही होगी, ठीक है। तो 1000 ग्राम जो है वो बराबर होता है 1 केजी के। इसके नीचे ले आएँ, देखिए हमें ग्राम दिया हुआ है ना, तो ग्राम को 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ भी वही रूल लगेगा, ये 1 बना दिया, तो जब 100 गया तो कहाँ जाएगा? इसी के नीचे जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करा दे दोनों साइड 250। अच्छा, अब डायरेक्ट कर सकते हैं हम, अब ज़रूरत तो नहीं है कि 250 को मैं दोबारा इधर रखूँ। तो चलें एक बार कर ही लेते हैं, जब इतना कर लिया है तो ये हो गया, ठीक है। अब 1000 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? जब आप 1000 से इसको डिवाइड कराएंगे 250 को, तो कैलकुलेटर से आप चाहें तो करा के देख सकते हैं, आपके पास आंसर आएगा 0.25, ठीक है। सिखा दिया किस तरह से आप जो है वो ग्राम से जो है वो केजी में लेके जाएंगे, ठीक है। अब आगे करते हैं। तो आपने जो है ये चीज़ याद रखनी होगी, ये कितने ग्राम कितने केजी के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। अब आ जाते हैं टाइम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। 0.5 सेकेंड, ये तो वैसे इतना छोटा टाइम है, ठीक है, लेकिन ये भी कितने मिली सेकेंड के, MS का मतलब है मिली सेकेंड के कितने बराबर होता है। तो अब किस तरह करेंगे ये देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ तो पहले से ही हमारे पास सेकेंड 1 में है, तो हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है 1 बनाने की, क्योंकि पहले से ही 1 में दिया हुआ है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा 0.5 ही इसका आंसर आएगा, 0.5, ठीक है, 0.5। अच्छा, अब जो है वो 1000 को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, कितने को? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास आंसर आ गया 500 मिली सेकेंड। तो यहाँ आ गया 500। तो आपने ये याद रखना है कि 1 सेकेंड जो है वो बराबर होता है 1000 मिली सेकेंड के, ठीक है। चलें, तो एक और आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। चलें, यहाँ पर हमारे पास जगह मौजूद है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं ज़्यादा। तो 0.8 इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर, MM का मतलब होता है मिलीमीटर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना मीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। देखें, ये चीज़ जो है वो 100% श्योर होती है कि 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है।
अब आपको तो पहले से ही यहाँ पर मीटर की जगह 1 बना के दिया हुआ है, तो 0.8 मल्टीप्लाई करा दे। और अगर ये 1 नहीं होता तो इसे 1 बनाते, क्या करते, इस चीज़ को नीचे ले जाते 0.8, तो ये तो 0.8 ही आ जाएगा दोबारा मल्टीप्लाई होने के बाद। और ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 0.8 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 800। ठीक है, आप चाहें तो करवा के देख सकते हैं। तो 0.8 मीटर जो है वो 800 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर ये चीज़ याद रखेंगे तो कभी भी मुश्किल नहीं होगी यूनिट कन्वर्ट करने में, यानी कन्वर्ट करने में। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब मिली सेकेंड को देखते हैं। ठीक है, मिली सेकेंड करते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता चुका था कि 1 सेकेंड कितने मिली सेकेंड के बराबर होता है। तो आप एक बार रिकॉल कर लें कि 1 सेकेंड जो है हमेशा 1 सेकेंड जो है वो 1000 मिली सेकेंड के बराबर होगा। अच्छा, अब मिली सेकेंड तो यहाँ 1 में दिया हुआ ही नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, जो चीज़ दी हुई है उसे 1 बना दें। ये तो दिया हुआ 1000 में, तो कोई मसला नहीं है भाई। एस के नीचे नहीं लेके जा सकते क्या? ले जा सकते हैं, मना थोड़ी ना कर रहा है हमारे को कोई। तो ये हो गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें। 350 को 350 कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूँ ना याद कर लें कि भाई 1 सेकेंड इतने के बराबर होता है, 10 सेकेंड जो है वो 350 सेकेंड को कर ले जाना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। ठीक है, सिर्फ इतना याद कर लें कि 1 सेकेंड कितने मिली सेकेंड के बराबर होता है, और उसके बाद फिर दोनों तरफ हर जो भी नंबर हो दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कराते रहें, आंसर आता रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते रहें, आंसर आता रहेगा। हो गया, तो डायरेक्ट करते हैं इसे। डायरेक्ट नहीं, चले पूरा ही करते हैं। 1000, तो ये जो है हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने जो है यहाँ पर मिली सेकेंड हो गया। तो देखते हैं हमारे पास कितने सेकंड के बराबर होता है। 350 मिली सेकेंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं 350 बन गया है, यहाँ जो बोल रहे थे वही बन चुका है। तो 350 डिवाइडेड बाय 1000 तो बराबर होता है 0.35। ठीक है, 0.35 सेकेंड के। अच्छा, चलें अब आगे करते हैं। तो आगे जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.2 kg। कितने ग्राम के बराबर होता है। तो पीछे पढ़ चुके हैं हम कि 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम 1 kg के। तो हमें तो kg पहले ही 1 में दिया हुआ है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दे 1.2। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई। तो 1.2 जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया, कितना आया? 1.2 जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 1200 ग्राम बराबर होता है 1.2 kg के। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 1000 ग्राम 1 kg के बराबर होता है। ठीक है, तो सॉल्व हो गया हमारा आंसर, अच्छी तरीके से हमारे पास आ गए। ये चलो इधर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, मैंने 1.2 ग्राम के ही बराबर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो आंसर क्लियर हो गया। कुछ भी मुश्किल नहीं थी, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो आप याद रखिएगा। ऊपर भी आपको दिया हुआ है कि कितने मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर कितने मीटर के, और मैंने भी बता दिया दोबारा। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कि एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट। तो एल्यूमिनियम शीट कौन सी होती है? जिसमें जो है हमारे को रैपर जो मिलते हैं, ये जो हमें वो जो हम पेप्सी की कैन पीते हैं वो एल्यूमिनियम से बने होते हैं। ठीक है, तो एक इंजीनियर जो है वो एल्यूमिनियम शीट की जो है वो विड्थ यानी चौड़ाई मेजर कर रहा है, कितना जो है वो चौड़ा है। तो वो क्या करता है, वो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करता है, शो इन फिगर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको फिगर दिया हुआ है और फिगर समझना है। चले आजा वर्नियर कैलिपर को देखना सीखते हैं। मैंने कहा था ना देखना सिखाऊंगा, तो चले देखते हैं। देखें, सबसे पहले सही से देखें, 0 जो है वो हमारे पास कितने पे आके मिल रहा है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो ऊपर वाला स्केल है ना, जिस पे आपको 2, 3, 4, इसे मेन स्केल कहा जाता है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है पहले ये देखेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट? हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 3 के बाद आ रही है, 4 से पहले आ रही है। तो ये जो स्केल है वो सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MS। मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है
अगर आप कहें तो आ रही है 3.9, जस्ट 4 से थोड़ा पहले है, यानी जहाँ ज़ीरो आ रहा है ना वहाँ तक देखना है हमने, ठीक है। जहाँ ज़ीरो आ रहा है वहाँ तक देखना है। तो ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है, मेन स्केल की रीडिंग में ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है 4 से थोड़ा सा पहले, तो ये हो गया 3.4 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को हम जो है वो मिलीमीटर में ले जाएंगे पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें मिलीमीटर में ले जाना पड़ता है। तो एक बात याद रखें कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 100 नहीं 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको तो पहले से ही सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 3.9 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। तो कितने के बराबर हुआ, चलें ये तो मैं थोड़ा पीछे ले गया बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सा मैं आगे करके लिखता हूँ, ठीक है। तो 3.9 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर, तो ये बराबर हो गया मेरे पास 3.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 39 मिलीमीटर के, ठीक है। हमेशा सेंटीमीटर में जो स्केल दिया हुआ उसे मिलीमीटर में ले जाइएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, तो मेन स्केल की रीडिंग देख ली। अब ये जो छोटा स्केल नज़र आ रहा है ना, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग किस तरह देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल की लाइन है और मेन स्केल की लाइन जब दोनों एक जगह पर आके बिल्कुल मिल जाए तो वो पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए कहाँ पर मिल रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, वो है 4। देखिए ये वर्नियर स्केल की लाइन है, ये जो आपको 0, 5, 10 ये वर्नियर स्केल की डिवीज़न है, ठीक है, और लाइन है, और ये मिल रही है 4 से, तो ये मिल रही है 4 पर, ठीक है, 4 पर मिल रही है। तो 4 के बाद कितने नंबर हैं, 1। तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल हुआ, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हुई वो हुई 1 सेंटीमीटर। अच्छा, हर वर्नियर स्केल का एक लीस्ट काउंट होता है, याद रखिएगा, हर वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। तो LEAST लीस्ट काउंट, तो इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है 0.05, ठीक है, 0.05। तो किस तरह निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो मेन स्केल है, ये जो 3, 4, 5 ये मेन स्केल है, और 0, 5, 10 ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग किस तरह निकालते हैं कि जहाँ 0 आके लग रहा हो वो मेन स्केल की रीडिंग निकल जाती है उस तरह से। फिर मेन स्केल और वर्नियर स्केल जहाँ पर एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा हो उस पॉइंट को ले लेते हैं, और फिर उसके आगे जो डिवीज़न होते हैं वो लिख लेते हैं, फिर उस तरह से वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाती है, ठीक है। एक बार और बताता हूँ कि देखिए 4 पर मिल रहा है ना, 4 पर मिल रहा है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हुई, 1। अगर ये 5 पर मिल रहा होता ना, यानी ऊपर वाला स्केल वाले स्केल से 5 पर मिल रहा होता, इमेजनरी बता रहा हूँ, तो फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाती 1, 2, 3, 4, 5 हो जाती, ठीक है। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग, इसकी रीडिंग निकालते हैं, मैं आज लिख देता हूँ रीडिंग, कि जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको ऐड कर दो वर्नियर स्केल की रीडिंग में और मल्टीप्लाई करा दो LEAST लीस्ट काउंट से, हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई, 39। अच्छा, इसको भी सेंटीमीटर में मिलीमीटर में ले जाते हैं, ये भी जो है वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, मिलीमीटर में ले जाते हैं। तो जब हम इसको मिलीमीटर में ले गए तो ये कितना हो गया, 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर। तो प्लस 10 और मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो इसको जब हमने आपस में सॉल्व करा दिया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम रीडिंग को इस तरह करते हैं कि 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो 10 जब मैंने मल्टीप्लाई किया 0.05 से तो 39 प्लस 0.5। अच्छा, जब मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास आया, जब मैंने इसके साथ ऐड कर दिया 39 तो मेरे पास आया 39.5, और ये आंसर आया सेंटीमीटर में, ठीक है। और मिलीमीटर में ले जाना है तो क्या करेंगे, मिलीमीटर में ले जाना है तो इसको डिवाइड कर देंगे और ये वाला स्टेप जो मैंने यहाँ किया वो अप्लाई करेंगे। तो मिलीमीटर में आप ले जाइएगा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग लिख के दिखा देता हूँ, 3 होगा, ठीक है, 3.95 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में रीडिंग आ गई, ठीक है, ये मिलीमीटर में रीडिंग आ गई, इजाफी रीडिंग भी निकाल के दिखा दी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो भी आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये 3.95 मिलीमीटर के करीब ये रीडिंग बन रही होगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और
मीटर रूल, तो ये बात हम हर कोई जानता है कि स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू देता है मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। अच्छा, आखिरी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑक्सीलेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। तो इधर जो है वो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, पहले डायग्राम देखें। ये जो है सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, फोकस करता हूँ। सिंपल पेंडुलम, तो वन ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होती है कि जहाँ ये आपको ये जो स्पॉट नज़र आ रहा है डार्क, जब ये वाई पर आएगा और यहीं से दोबारा होता हुआ एक्स पर आएगा और दोबारा जो है वो अपनी जगह पर आके रुक जाएगा। यानी पहले एक बार वाई के पास आ जाए और फिर एक बार एक्स के पास और दोबारा बीच में आके रुक जाए, तो एक ऑक्सीलेशन हो जाती है। तो फिर हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो किस तरह निकालेंगे कि हम जो है पहले 10 ऑक्सीलेशन का टाइम निकालेंगे, उसे 10 से डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास एक ऑक्सीलेशन का टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलें अब जो है बाकी जो सवाल हैं वो भी मैं करवा सकता था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूँ। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं करवा सकता था क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और वो आसान है। ठीक है, प्रीफिक्स बताने हैं और जो है वो साइंटिफिक नोटेशन जो कि बहुत बार करा चुका हूँ आपको, और वॉल्यूम्स निकालने हैं, तो इंशाल्लाह टाइम मिला तो ये भी करवा दूँगा। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूँ। तो स्टूडेंट टाइम के शॉर्ट होने की वजह से जो है ये किया मैंने कि बीच के जो सवाल है वो छुड़वा दिए। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। सबसे पहले पूछा जा रहा है ए में के 980 में कितने साइंटिफिक फिगर हैं। तो बस जो है मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखूँगा 2 हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा हो और डेसिमल पॉइंट ना हो और जो जितने हमारे पास नंबर होते हैं ना, चले मैं दिखा के कराता हूँ, चले यहाँ लिख देता हूँ। जब आपके पास डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है, तो जितने नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं ना, बस वही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, और उसके आगे जो ज़ीरो आ रहे होते हैं ना, चाहे वो 10 ज़ीरो ही क्यों ना हो, वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। हाँ, अगर यही ज़ीरो बीच में आ जाए ना तो फिर सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन आगे जितने भी लगे होंगे ना वो तमाम नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए। बी देखें, बी कह रहा है कि 9160। तो जब भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नॉन ज़ीरो के बाद आए, जब भी आपके पास जो है वो नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट आए, तो जितने भी ज़ीरो हों या जो भी हो तमाम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, चाहे बीच में आ रहे हों, पहले आ रहे हों या कहीं भी आ रहे हों। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट आए तो जितने भी ज़ीरो होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चलें इसको सही करके लिखता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एस हो गया सिग्नी, और ये हो गया फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब सी देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर हैं देख लीजिए, डेसिमल पॉइंट बीच में आ रहा है, और मैंने आपको कहा है कि बीच में जब भी डेसिमल पॉइंट आ जाए तो जितने भी नंबर होते हैं तमाम के तमाम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। तो टोटल 8 नंबर हैं यहाँ पे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब डी में देखते हैं। अच्छा, ये बात भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट नॉन ज़ीरो से पहले आ जाए तो जितने भी ज़ीरो आगे लगे होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर बीच में ज़ीरो आ जाए तो वो तो होता ही सिग्निफिकेंट है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस करा दिए। टाइम के शॉर्ट होने की वजह से जो है वो 2-3 क्वेश्चन छुड़वाने पड़े। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर टाइम मिला तो ये भी करवा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।